यहाँ तक पहुँच गए थे, अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि इफ़ वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूजिंग द इक्वेशन 29.12। तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये वाली इक्वेशन जो लास्ट टाइम हमने ड्राइव की थी, ठीक है, दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की मदद से आप पता कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि इफ़ वी नो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द रीजन वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द इक्वेशन 29.13, मतलब कि ये जो इक्वेशंस हैं, these equations, तो इन इक्वेशंस की मदद से हम जो है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहा है इसी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिए इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ये इक्वेशन थी हमारी। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ओपन करूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, डी आर कॉस थीटा, है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जो डी आर डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में आप करें, मान लीजिए मैं जानना चाहता हूँ कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इनके बीच में अगर ये डी आर डिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में, मुझे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट लेना पड़ेगा। यही डॉट प्रोडक्ट का ब्यूटी है। डॉट प्रोडक्ट क्या बताती है? डॉट प्रोडक्ट, आप यहाँ पे पहले एक चीज़ को समझिए कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का क्या इफेक्ट आ रहा है, ये होता है डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल में, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो, आपको जिस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और आप बता सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट ऐसे जा रही है, आप जानना चाहते हैं पी और पी डैश के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फॉर्मूला है माइनस पी डैश, क्योंकि वो फाइनल पोजीशन है, और इनिशियल पी था डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी आर, एंड दैट इज इक्वल टू ई का कॉस थीटा। ई का कॉस थीटा क्यों? क्योंकि ये तो इधर है, इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, तो ई का कॉस थीटा कंपोनेंट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया गया है। अब आपको ये जो दिखने में जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, अब आपको ईजी लग रहा होगा देखने में, ठीक है, कि किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी सी दैट द माइनस डी वी बाई डी आर इज द गिवन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट in a figure 29.10 we show a small displacement pp dash which is equal to dr the electric, वो इसका explanation है, ठीक है, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। this gives us the method to get the component of the electric field in any direction and if we know the potential। तो यही बताने की कोशिश है कि अगर हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल जानते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं तो पोटेंशियल का डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे दैट इज़ कि द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। क्लियर? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक और बात यहाँ पे कुछ कही गई है, दैट इज़ इफ़ वी मूव द डिस्टेंस डी आर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द थीटा इज जीरो, इट विल गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, तो जहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे बोलते हैं वो बता देता हूँ। डी वी बाई डी आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आप डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो वो ग्रेडियंट कहलाती है, तो इसलिए इसका नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन आएगा, ठीक है, वो कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल जो है पोटेंशियल का जो रेट है, जो डिक्रीज़ होने का रेट है, वो जिस जगह मैक्सिमम होगा, रेट ऑफ डिक्रीमेंट जहाँ मैक्सिमम होगा। रेट ऑफ डिक्रीमेंट क्यों, इंक्रीमेंट क्यों नहीं? क्योंकि भाई माइनस साइन लगा रखा है ना, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, और ये रेट है। तो रेट ऑफ डिक्रीमेंट जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी, और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्योंकि अगर किसी और डायरेक्शन में होगी, आप अगर मान लें कि इस डायरेक्शन में, मान लें कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पर आप मान रहे हैं कि इधर है, तो इधर तो इसका कंपोनेंट बनेगा, और कॉस थीटा का वैल्यू तो 0 से लेकर 1 तक में लाई करता है, तो
इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी नहीं होगी जितनी इधर होगी। तो जहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का रेट मैक्सिमम होगा डिक्रीमेंट का, तो किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा? इस डायरेक्शन में सबसे मैक्सिमम होगा, इस डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इसका मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। क्लियर? तो ये बात थोड़ी सी मैथमेटिकल है, आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स थोड़ा सा समझते हैं तो आप बड़े आसानी से इस बात को समझ पाएंगे। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे पॉइंट कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीज एट मैक्सिमम रेट, या ये कहते हैं कि डिक्रीज इन द पोटेंशियल इज मैक्सिमम। ठीक है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल इज मैक्सिमम, ये बोल सकते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट। If a small displacement dr is perpendicular to the electric field and is considered theta equal to 90 degree, then answer is 0 and the potential does not vary in the direction perpendicular to the electric field. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर मैं कहूँ कि जी ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ये मेरा पी पॉइंट है और ये मेरा पी डैश पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज़ ही नहीं होगा। ठीक है, जो रेट ऑफ पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप परपेंडिकुलर लेंगे तो उस समय क्या आएगा, ई डॉट डी आर ज़ीरो आ जाएगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है। तो वही कह रहा है कि पोटेंशियल डज नॉट वेरी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर हमेशा आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे। अभी आगे टॉपिक जो आ रहा है दैट इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उसका फाउंडेशन रखा गया है यहाँ पे, ये बात बता करके। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो अभी बात ये इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो कैसे रहा है। देखो, मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है। ठीक है, मैंने एक चार्ज पार्टिकल मान लिया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ऐसे ऐसे, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूँ, ये वाला आर डिस्टेंस की दूरी पे, और सेम ऐसे ही बराबर आर डिस्टेंस की दूरी पे सारे पॉइंट मैंने मार्क कर दिए। इधर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, के क्यू बाई आर। क्या यही पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पर भी होगा? क्या यही पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पर भी होगा? इसका मतलब है ये सारी लाइंस अगर ज्वाइन कर ली जाएँ, ये सारे पॉइंट्स अगर ज्वाइन कर दिए जाएँ, तो ये सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल देंगे, है ना। ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल देंगे। इसका मतलब ये सरफेस कैसा हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। ये समझ में आई बात की, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कह रहे हैं, जिस पर पोटेंशियल सेम है। तो एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। मतलब इस पर अगर आप चलेंगे तो आपको कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं हो रहा। वर्डन क्या है? तो जब पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं आ रहा तो वर्डन भी ज़ीरो होगा। तो इक्विपोटेंशियल पर अगर आप मूव करते हैं, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका एक चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ रखा है, उसके बाद उसको मूव करा के बी पोजीशन पे ले आए सेम डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से ऐसे, तो कितना वर्डन करना पड़ा? तो ज़ीरो वर्डन करना पड़ा। आता है ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करने पर कितना वर्डन होता है? ज़ीरो होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हो रहा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी तो आपको एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। जब डिफरेंस ही नहीं है तो आप एनर्जी क्यों इन्वेस्ट करोगे? क्लियर? तो ये चीज़ है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे, हमेशा। यही इसमें जो है मैथमेटिकली ऊपर बात समझाने की कोशिश की गई थी कि ई डॉट डी आर ज़ीरो होगा, मतलब कि दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो आप पॉइंट लेना चाहते हैं, जिसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो हमेशा 90 डिग्री पे रहेंगे, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। क्लियर हुई बात? तो उसको मैथमेटिकली समझाया, फिर लॉजिकली भी उसको समझाया, और इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक्सप्लेनेशन दी। अब पढ़ लेते हैं एक बार इसको। तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ वी ड्रॉ अ सरफेस इन सच अ वे दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट ऑफ द सरफेस, इट्स कंसिडर्ड टू बी अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट द ऑल पॉइंट ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड अ इक्विपोटेंशियल सरफेस,
द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है जो कि किसके पैरेलल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो E cos 90 बनेगा, है ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, E cos थीटा, तो E cos थीटा, थीटा 90, तो वो 0 ही रहेगा हमेशा। As the potential does not change in this direction and thus the electric field is perpendicular to the equipotential surface at each point of the surface. For a point charge, the electric field is radial and equipotential surface are concentric spheres with the center at the charge. Clear? तो ये स्फीयर है, सर्कल मत समझ लेना इन्हें, क्योंकि आपका जो चार्ज है वो एक बॉल की तरह है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी जो होंगे वो कंसेंट्रिक शेल्स की तरह वर्क करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल सिंपल सा एक डेफिनेशन है जो आपको समझना है, ठीक है, सिंपल सा एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस प्लस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द डायपोल मोमेंट, उसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी बोल देते हैं। एक्सप्रेशन क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ जो चार्ज है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे, दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज इनटू सेपरेशन लेंथ, ये दो चार्जेस हैं, प्लस q माइनस q, इनके बीच की सेपरेशन है d, तो इन दोनों का प्रोडक्ट डायपोल देता है। और एक और बात कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसे आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, जो डिस्टेंस यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, दैट डिस्टेंस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव उसकी डायरेक्शन होती है। क्लियर होगी बात? ये नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होगी और ये चार्ज पॉजिटिव वाला होगा। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ कि D इज़ अ वेक्टर, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन होगी। क्लियर? द लाइन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डायपोल, और उसी को क्या बोलेंगे हम, एक्सिस ऑफ डायपोल भी बोलेंगे। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो थोड़ा सा लंबा सा डेरिवेशन है, मैं इसको जो है आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें कि डायपोल की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, पोटेंशियल की, वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, और फिर पोटेंशियल की टर्म्स में इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डिफरेंट पेज ले लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, ये आपका, एक सेकेंड, ये दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है। इसकी सेपरेशन लेंथ आप मान लीजिए 2L, क्योंकि ज़्यादातर डिस्टेंस मिड से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। और आप जानना चाहते हैं किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल जानने के लिए आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, है ना। इस पॉइंट से इसकी दूरी R1 मान लीजिए, और इस पॉइंट से इसकी दूरी R2 मान लीजिए, और ये सेंटर लाइन से इस पॉइंट की दूरी आप R मान लीजिए। दिस इज R। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी। इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड करेंगे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इसमें यहाँ पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक है, एक ये तरीका है, या फिर आप ये कर सकते हो कि भाई इस वाले को एक्सटेंड कर लो और इस वाले को यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, यहाँ से भी एक्सटेंशन कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। खैर, एक बहुत है। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आप R1 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि R1 आपको रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, कि R1 कितना है,
क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना भाई इस चार्ज की P पॉइंट से कितनी दूरी है और इस चार्ज की P पॉइंट से कितनी दूरी है, तभी तो आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो R1 कितना होगा, तो ये मैंने 90 डिग्री पे पॉइंट मार्क किए, ठीक है, एक्सटेंशन करिए जो। अब इससे हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ थीटा लेट कर लेना है, यहाँ थीटा लेट कर लेना है। तो ये वाला डिस्टेंस अगर L है तो ये L का कॉस थीटा हो जाएगा और ये L का साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस अगर L है तो ये L का कॉस थीटा हो जाएगा और ये L का साइन थीटा हो जाएगा। तो अब हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो R1 क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो R1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू R प्लस L कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस L साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसको गौर से देखिए, ये डिस्टेंस है, ये है R और ये वाला जो डिस्टेंस लिया है ये L cos थीटा। तो R प्लस L cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस लिया है फिर, क्योंकि ये दोनों 90 पे। क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई हो। अब हम R2 लिख लेते हैं। R2 कितना है, तो वो R माइनस L cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस L साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। यहाँ से R1 निकालते हैं, तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2RL कॉस थीटा प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL कॉस थीटा, दिस इज़ R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से R स्क्वायर को कॉमन लेंगे। उसका रीज़न क्या है, अगर आप R स्क्वायर L स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आप बाइनोमियल नहीं लगा पाएंगे इसमें बाद में। तो आपको हमेशा बड़ा वाला लेना है, ठीक है, बड़ा वाला जो ये डिस्टेंस है उसको कॉमन लेना है। तो L छोटा है एज़ कम्पेयर टू R, तो आपने R स्क्वायर कॉमन ले लेना है इसमें से। तो इधर बच जाएगा 1, इधर बन जाएगा L स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 2L कॉस थीटा अपॉन R, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी। अब आप इसको 1 अपॉन R1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा 1 अपॉन R1 का स्क्वायर और ये 1 प्लस L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2L कॉस थीटा बाय R की पावर -1। अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो R है वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू L, तो बाइनोमियल लगने से ये वाला फैक्टर तो पूरा कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा 1 और ये माइनस जो पावर है वो आगे आ जाएगी 2L कॉस थीटा बाय R 1 अपॉन में। अब आप इसको रूट में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब ये जो स्क्वायर है वो उस तरफ भेज दीजिए, तो ये 1 अपॉन R हो जाएगा और ये जो है कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें फिर से बाइनोमियल लगा दीजिए एक बार और, तो ये बन जाएगा L cos थीटा बाय R, क्योंकि 2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रिज़ल्ट आपका रह जाएगा। सिमिलरली, और मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगा इसमें कि शॉर्टकट मेथड से कैसे आंसर आ सकता है डायरेक्टली, मतलब इतना कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं उसका यूज़ करके। तो ये इसका रिज़ल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ था, तो हम देख रहे थे यहाँ पे माइनस आया हुआ था, इसलिए हमने प्लस कर दिया उधर, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट हमारा आ गया। अब इसके बाद पोटेंशियल निकालना सिंपल है। V1 प्लस V2 इज़ द पोटेंशियल KQ बाय R1 माइनस KQ बाय R2। नेगेटिव चार्ज जो है वो R2 डिस्टेंस की दूरी पे है, नहीं नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वाला R2 की दूरी पे है। तो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। नाउ KQ कॉमन 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, KQ
1/r2 का वैल्यू है 1/r1 प्लस एल कॉस थीटा बाय माइनस 1/r एल कॉस थीटा बाय आर। तो के क्यू आर 1/r भी कॉमन ले लीजिए, तो ये रह जाएगा 1 प्लस एल कॉस थीटा बाय आर माइनस का 1 प्लस का एल कॉस थीटा बाय आर, and this 1 cancel out. Your answer will be KQL 2 times cos theta divided by r square, and your result will be KP cos theta by r square. This is the net potential. ये CBSE के लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CBSE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब ये रिज़ल्ट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से निकाल के दिखाता हूँ यार, ठीक है, इतना बिल्कुल भी लफड़ा नहीं करेंगे, आराम से इसका आंसर निकाल देंगे। देखो हमने यहाँ पर क्या लिया था, माइनस क्यू प्लस क्यू। हमें किसी डिस्टेंस पर निकालना था ये पी पॉइंट पे, है ना। तो हम क्या कर सकते थे, क्योंकि डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको एक वेक्टर में रिजोल्व कर सकता था। भाई डायरेक्शन क्या है इस समय डायपोल की, ये। तो अगर मैं इसको वेक्टर में रिजोल्व कर दूँ तो ये बन जाएगा एक पी का साइन थीटा कंपोनेंट, और ये बन जाएगा पी का कॉस थीटा कंपोनेंट। एंगल वाला कॉस कंपोनेंट होता है। तो अगर ये पी है, ठीक है, इसको रेड से ना करके मैं किसी और कलर से कर देता हूँ, दिस इज पी। तो पी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। अब हमें अभी अभी पता है कि भाई कोई भी डायपोल के जो परपेंडिकुलर पॉइंट होगा उस पर पोटेंशियल जीरो बनेगा। कैसे? क्योंकि इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, सेम डिस्टेंस है आर और आर, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो के क्यू बाय आर बन जाएगा, और यहाँ से कैलकुलेट करूँगा दूसरे पॉइंट से तो नेगेटिव के क्यू बाय आर बन जाएगा। तो नेट पोटेंशियल तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले के लिए तो आंसर ज़ीरो होगा पी पॉइंट पे, है ना। तो बचा है कौन सा, बचा दूसरा वाला। तो उसके लिए कितना हो जाएगा, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। सिंपल, समझ में आया कैसे निकाला ये। तो इस तरीके से आप डायपोल के लिए डायरेक्ट रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप भूल जाते हो कि भाई क्या रिजल्ट है, ठीक है। तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल ये लॉजिक लगा करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए, तो इस रिज़ल्ट पे हमने जो है अपनी बुक को छोड़ा था, तो अब हम वापस चलते हैं अपनी बुक पे। ये रहा आपका वो रिज़ल्ट। आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। और इस रिज़ल्ट के बिहाफ पे अगर आपको डिफ़ाइन करना है इलेक्ट्रिक डायपोल को, तो आप ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि in general the charge distribution through the charge distribution that produce electric potential given by this is called electric dipole। जिसका पोटेंशियल p cos थीटा बाय 4πε0 r स्क्वायर आए वो इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है, ठीक है। पोटेंशियल जो है, ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ डायपोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और वहीं पॉइंट चार्ज के लिए, अगर पॉइंट चार्ज की बात की जाए तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे और गलती नहीं करेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है और डायपोल के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ये वाला पॉइंट आता है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अभी आपने पोटेंशियल देखा कि किसी थीटा एंगल पे पोटेंशियल कितना है, ठीक है। अब आप देखने वाले हैं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो ये पूरा डेरिवेशन मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ तक जो सॉल्व किया हुआ है ये कैसे आया है, ये पूरा रिजल्ट हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वापस से चलते हैं अपने टॉपिक पे और समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। सबसे पहले तो मैं
डायपोल बना लेता हूँ यहाँ पे। और किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है जो थीटा एंगल पर है, यहाँ पे पी पॉइंट पे। तो इसके लिए आपको सीबीएसई जब कराया जाता है तो उसमें एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कराई जाती है, ठीक है, कि एक्सियल लाइन पे कितनी है। तो एक्सियल लाइन पे हमारा रिजल्ट आता है 2kp बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स, ये 3/2 नहीं, स्क्वायर, ये रिजल्ट आता है। और इक्वेटोरियल लाइन पर जब हमें कराई जाती है ठीक, वो आप वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट है उसके अंदर। तो उस समय रिजल्ट आता है kp बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये दो रिजल्ट्स आते हैं, है कि नहीं। तो अगर मैं इसको इस लॉजिक से सॉल्व करूं, देखो ये डायपोल का डायरेक्शन है P, फिर से मैं वही कहूँगा कि इसको रिजॉल्व कर लो आप। अगर मैं इस डायपोल को रिजॉल्व करूं दो डायरेक्शन में, ठीक है, किसी दूसरे पेन से कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको ऐसे रिजॉल्व कर देना है, और एक इसके अलोंग कर दिया, उल्टा हो गया थोड़ा सा, इधर से करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शन में मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया। अब ये कितना है, तो ये है P का साइन थीटा, और ये कितना है, ये है P का कॉस थीटा। यहाँ तक बात ठीक। तो इस P का कॉस थीटा के लिए ये P पॉइंट क्या है, एक्सियल लाइन, और इस P के साइन थीटा के लिए P पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल लाइन, है कि नहीं भाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ना इसके। तो आप इस रिज़ल्ट को मॉडिफाई कर लीजिए थोड़ा सा, इसको ऐसे कर लीजिए, और ये जो है हम मान के चल रहे हैं कि x जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू l, तो उसके लिए रिज़ल्ट हो जाएगा 2kp, एक्सियल लाइन वाले का है cos थीटा डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। डायरेक्ट इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे kp साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब। क्लियर बात। अब रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हमें ये भी पता है कि एक्सियल लाइन पर जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है एक्सियल लाइन पर, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में डायपोल होता है। तो मतलब ये हो गई मेरी एक्सियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन में हमेशा अपोजिट होता है। तो ये हो गई मेरी इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वाले डायपोल के चलते P साइन थीटा के चलते ये ई बनेगा, और P कॉस थीटा के चलते ई ए बनेगा, और ये इनका रिजल्टेंट होगा। दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू। इसके साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है सपोज दैट, तो ये रिजल्टेंट वैल्यू है। अब एक बात बताओ यार, दो वेक्टर ए वेक्टर बी, उनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो ना आसानी से। कितना होगा रिजल्टेंट, तो नेट वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में ई ए का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, यही होगा ना, है कि नहीं। अब ई ए कितना है, तो ई ए का वैल्यू ये लिखा हमारा 2kp कॉस थीटा बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यह है kp साइन थीटा बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये होगा ना। और कॉस 90 है तो वो 0 हो जाएगा।
अब इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है, टू, एक तो के पी एक्स क्यूब, इसका होल स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और इस पूरे पे रूट रखो। अब ये रूट से बाहर निकाल लो तो ये आ गया 2 के पी एक्स क्यूब, और जो अंदर रह गया उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जगह 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें से एक अगर हम बाहर ले लें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये जगह के पी एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, एंड दैट्स इट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई उस डायरेक्शन में। और अगर आपको एंगल निकालना है कि भाई ये अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा निकालने के लिए और भी सिंपल तरीका है। tan अल्फ़ा क्या होगा, tan अल्फ़ा नथिंग बट ई अपॉन में ई ए, तो जाएगा के पी साइन थीटा अपॉन में एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2 के पी कॉस थीटा अपॉन में एक्स क्यूब। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, 1/2 tan थीटा रह जाएगा। तो अल्फ़ा इज़ नथिंग बट tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं बुक की तरफ वापस। तो बुक में आपको वही चीज़ दी हुई है जो मैंने आपको लास्ट कंक्लूजन ड्राइव करा के दिखाए हैं। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको कैलकुलेट कराया है। आप इन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए, अब थीटा मान लीजिए 0 डिग्री है। अगर थीटा 0 है तो इसका मतलब वो पोजीशन कौन सी होगी, तो वो समझ लेते हैं। मान लीजिए थीटा जो है आपका 0 हो जाए, थीटा 0 हो गया, इसका मतलब कौन सी पोजीशन है, इधर कहीं पोजीशन है एक्सियल लाइन पे। यही अगर आपका थीटा 90 हो जाए तो 90 हो जाएगा तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी, इस लाइन पे कोई पोजीशन आ जाएगी, है कि नहीं। तो ये इक्वेटोरियल हो जाएगी और ग्रीन वाली एक्सियल हो जाएगी, ऑरेंज वाली इक्वेटोरियल हो जाएगी। उसके लिए रिजल्ट निकालना है तो हमने इसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएंगे, है कि नहीं। 90 पुट करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, के पी एक्स अपॉन में एक्स क्यूब हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसके अंदर 0 पुट करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 के पी अपॉन में एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या ये वही रिजल्ट नहीं है जो यहाँ पर हमने लिखे थे। तो इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें थीटा जो 0 पे है, जिसको हम एक्सियल लाइन बोल रहे हैं, इसके लिए एक और नाम है एंड ऑन पोजीशन। कई बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करिए, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आप 90 डिग्री बात करते हैं तो उसे बोर्ड ऑन पोजीशन बोलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल रख देंगे तो उस पर कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि टॉर्क लगाना क्यों है, ये मन में विचार आना चाहिए। पढ़ते हैं। कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायपोल कंसिस्ट द चार्ज -q at A and +q at B. The midpoint of AB is O and the length is D. Suppose the axis of dipole AB is make an angle theta with the electric field at a certain instant. The force on a charge is QE and on the minus charge it is -QE. तो टॉर्क कैलकुलेट करके बताया है इन्होंने, कितना टॉर्क कैलकुलेट किया है। मैं आपको कैलकुलेट करके आसान भाषा में समझा देता हूँ यहाँ पर कि भाई ये सपोज़ आपका डायपोल है, +q, ये -q, इस पर फोर्स लग रहा है QE, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, यहाँ पे -QE। तो आपने क्या करना है, इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा ये वाला, ये और ये सेम इफेक्ट देंगे, यहाँ वाला और यहाँ वाला। तो आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो अगर ये D है और ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये भी एंगल थीटा बनाएगा, तो ये D का साइन थीटा हो जाएगा, तो D साइन थीटा। तो आप कह सकते हो QE इंटू D और E साइन थीटा, तो इसको P बोल सकते हो आप। तो ये हो जाएगा P क्रॉस E,
आपका रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज़ वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है, इसके लिए आप पूरा डिस्क्रिप्शन अगर आपको जानना है डेरिवेशन का, ठीक है, एक एक पॉइंट की उसमें क्या क्या रहते हैं, तो आप वीडियो लेक्चर में जा कर के देख सकते हैं। जो आपकी एस सी वर्मा बुक में लिखा है वो मैंने आपको करा दिया कि इस बुक को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ी चीज़ें जो है बुक के अकॉर्डिंग ही समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट है वो मैंने आपको बताया कि कैसे रिज़ल्ट इन्होंने ऑब्टेन किया है। तो ये रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है कि टॉर्क इज़ नथिंग बट पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। जाहिर सी बात है, आपने टॉर्क लगा के इसको घुमाया है, ठीक है, आपने मेहनत करी है, तो अब जो है इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। या फिर अगर आप ये कहें कि आपने इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट करी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो आपने वर्डन किया वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो पता करना है हमें। ठीक है, ये इस टॉपिक का क्रक्स है, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है कि वर्डन क्या होता है, टॉर्क डॉट थीटा, रोटेशन की किस में। अभी हमने निकाला कि टॉर्क लग रहा है पी ई साइन थीटा डी थीटा, और थीटा 1 से लेके थीटा 2 के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा पी ई नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा, लिमिट पुट कर देते हैं थीटा 2 से लेके थीटा 1, तो ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब ये जो थीटा 2 है और थीटा 1 है, इसमें थीटा 1 को क्या लेट करें, 0 लेट करें, 90 लेट करें, क्या लेट करें, वो इंपॉर्टेंट चीज़। उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, तो जब आप किसी पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे तो जितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली खुद से आ जाएगा, है कि नहीं भाई। अगर आप एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो आपको पॉजिटिव को अगेंस्ट में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लाने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, नेगेटिव वाला तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं 90 डिग्री पर लेकर के आऊँ डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उस समय मेरे को एनर्जी कितनी लगेगी, 0 लगेगी। ठीक है, इसीलिए वी चूज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल बी 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब समझ में आया कि इन्होंने 90 को क्यों सेलेक्ट किया होगा। तो भाई ये फ़ायदा है आपको मेरे साथ पढ़ने का कि आपको चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती हैं, ज़्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाते हो चीज़ों को, क्योंकि मैं उसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको बता के चलता हूँ कि यार क्या चल रहा है वहाँ पर। तो अब डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं। उसके अंदर क्या करना था, तो वैल्यू पुट करनी थी पी ई। अब कॉस थीटा 2 को आप थीटा लिख सकते हो, और इसको 90 लिखते ही 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। तो हो गया डेरिवेशन कंप्लीट, क्लियर। तो यही चीज़ इन्होंने ड्राइव करके दिखाई हुई है। तो यार इतनी कोई मुश्किल बुक नहीं है, पता नहीं अभी क्वेश्चंस भी हम करके देखेंगे, क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल आते हैं। मेन चीज़ है समझना, फिजिक्स बाउंडेड नहीं है किसी बुक्स की या किसी कोर्स की। अगर आप फिज़िक्स समझते हैं तो फिर आप फिज़िक्स समझते हैं, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं या किस लेवल पे पढ़ रहे हैं। भाई एंट्रेंस के लिए ये बुक है, पर इसमें आप सीबीएसई जो बच्चा पढ़ रहा है वो ये बुक पढ़ लेगा तो उसका नुकसान थोड़ी ना होगा। और जो बच्चा एंट्रेंस पढ़ रहा है वो ये कह रहा है कि भाई मैंने तो एससी वर्मा पढ़ी है, मेरे से तो सीबीएसई के क्वेश्चन नहीं बनते, तो भाई उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं। जिसने एससी वर्मा पढ़ ली उसको डेरिवेशन नहीं आती होगी भला, सारे क्वेश्चन तो डेरिवेशन टाइप है, वो डेराइव ही नहीं कर पा रहा तो वो पढ़ क्या रहा है फिर वो। अपने आप को जो है बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है एनी पीस ऑफ अ मैटर इज ऑफ अ मॉडरेट साइज कंटेन अ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, ईच एटम कंटेन अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड सेवरल इलेक्ट्रॉन गोइंग अराउंड इट। सिंपल एक एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। इन गैसेज द एटम और molecules almost do not interact with each other. In solid and liquid the interaction is comparatively stronger. It turns out that the material may be broadly divided into 3 categories according to the behavior when they have placed in the electric field. तो सॉलिड या लिक्विड मटेरियल्स को जो है
हम क्लासीफाई करते हैं 3 अलग अलग तरह के मटेरियल्स में. इन सम मटेरियल द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम और अ मॉलिक्यूल आर ओनली weakly bounded to it, and these electrons are almost free to move throughout the body of the material and are called free electron. They are also known as conduction electron. When such material is placed in the electric field, the free electrons move in the direction opposite to the field, and such material are called conductors. तो कंडक्टर किसे डिफाइन किया गया है? ऐसे मटेरियल जिनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो वीकली बाउंडेड हैं और आसानी से बाहर आ जाते हैं, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे, और कंडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए उन्हें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है. ऐसे मटेरियल्स को आप कंडक्टर बोलते हैं. दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन चलती है, वो है इंसुलेटर की, जिसमें टाइटली बाउंड होते हैं और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता. ऐसे केस में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होती. इलेक्ट्रॉन भले ही मूव नहीं कर सकता, बट इलेक्ट्रॉन का क्लाउड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में. किसके? जहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं, इस मटेरियल को, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मटेरियल रखा, ये इंसुलेटर मटेरियल है और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे. बिल्कुल वही जो इंडक्शन मेथड में हमने पीस ऑफ पेपर में पढ़ा था, शिफ्ट हो जाएंगे. ये तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पर बाहर नहीं निकल सकते. तो ऐसे केस में क्या होगा कि शिफ्टिंग हो जाएगी थोड़ी सी, बट दे कैन नॉट लीव and cannot move. Such material are called dielectrics. तो इंसुलेटर्स का ही दूसरा नाम क्या है? डायलैक्ट्रिक. तो डायलैक्ट्रिक वर्ड सुनते के साथ ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई वो इंसुलेटर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि डायलैक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते हैं, सिर्फ शिफ्ट होते हैं. ठीक है, इसीलिए डायलैक्ट्रिक्स का यूज़ किया जाता है, डायलैक्ट्रिक मीडियम का यूज़ किया जाता है कैपेसिटर बनाते वक्त. आपको आगे कैपेसिटर चैप्टर में और मज़ा आएगा इस चीज़ को समझने में. नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर की बात करते हैं. द सेमीकंडक्टर द बिहेवियर इज लाइक अ इंसुलेटर एट अ 0 केल्विन. बिल्कुल सही बात है, 0 केल्विन पे सारे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह ही वर्क करते हैं, बट एट अ हायर टेम्परेचर द स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एबल टू मूव when we apply the electric field, and number of free electron in the semiconductor is smaller than the conductor, and the behavior is in between the conductor and insulator, hence the name is semiconductor. A free electron in the semiconductor leaves the vacancy in its normal bound position, and these vacancy help in the conduction. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं मार्क करेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर अपने आप में एक चैप्टर है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ये मूव करते हैं, कंडक्शन बैंड थ्योरी क्या है. ठीक है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये क्या होता है, बैंड थ्योरी क्या होती है, किस तरीके से मोशन होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ समझेंगे. वी शैल लर्न मोर अबाउट द कंडक्टिविटी इन द लेटर चैप्टर. देखो उन्होंने बोल भी दिया कि ये सब चीज़ें हम जो है नेक्स्ट आगे चल के पढ़ेंगे. At the moment we accept that a simple approximately model described above, the conductor have a large number of free electron everywhere in the material, and whereas the insulator has none, and the discussion on the semiconductor is referred to the separate chapter. Roughly speaking, the metals are conductors and the non-metals are insulator, and the above discussion may extend into liquid and gas. Some liquids such as mercury and ionized gases are conductors. बिल्कुल सही बात है. आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर की बात करते हैं. तो अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर रखा है, उसके बाहर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते होगा क्या कि यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे ये इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर एक प्लेट पे नेगेटिव की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और दूसरी साइड पॉजिटिव की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, ई डैश. ये आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई, और ये ई डैश. ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक कि ई डैश के बराबर ना हो जाए, क्योंकि तब तक तो वो इन्फ्लुएंस में रहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन वो खींचते रहेंगे. जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, तो वैसे ही ये प्रोसेस होना भी बंद हो जाएगा. ठीक है, बट इस पर नेट चार्ज अभी भी ज़ीरो है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो इसलिए नेट चार्ज अभी भी ज़ीरो है. ऐसा नहीं है कोई चार्ज निकल के बाहर आ गया है. ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए मैं पढ़ देता हूँ. नाउ सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ क्रिएटेड इन द डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट. The field exerts the force on a free electron from right to left, and the electron move towards the left. The number of electron on the left face increase, and the number on right face decrease, and the left face become negatively charged and the right face become positively charged. जो अभी तक की कहानी मैंने बताई वही चीज़ आपको एक्सप्लेन की है. These extra charge produce an extra electric field. तो वहाँ पे एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, E dash, inside the plate from right to left, and the electron continue to drift. द इंटरनल फील्ड ई डैश बिकम द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. और जैसे जैसे वो शिफ्ट होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी
बढ़ती चली जाएगी. A situation comes when the field E dash due to the redistribution of the free electron become equal to the magnitude of E, and the net electric field inside the plate is then 0. तो जाहिर सी बात है जब दोनों फील्ड बराबर हो गई तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इनसाइड द कंडक्टर, 0 हो जाएगी. एंड दस in the steady state is reached, some positive and negative charge appear at the surface of the plate and there is no electric field inside the plate. तो ये बात जो हम हमेशा कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, उसका रीज़न अभी आपको समझ में आएगा. तो एक रीज़न उसका ये है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होती है. ठीक है. Whenever the conductor is placed in the electric field, some of the electrons redistribute themselves on the surface of the conductor. The redistribution take place in such a way that the electric field is 0 at all the point inside the conductor, and the redistribution take a time which is in general less than the millisecond. और ये सारा प्रोसेस बिल्कुल मिलीसेकेंड्स के अंदर हो जाता है, जिसके चलते देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो ये बात जो है आपको कई बार बोली गई है, इंपॉर्टेंट बात है, मार्क कर लीजिए. और इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. अब हम इसके वर्कआउट एग्जाम्पल्स, ठीक है, करेंगे. ठीक है. तो वर्कड आउट एग्जाम्पल्स के अंदर टोटल हमारे कितने एग्जाम्पल हैं? तो टोटल 19 एग्जाम्पल हैं. हम ये टोटल 19 एग्जाम्पल करेंगे एक वीडियो के अंदर. उसके बाद क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में. और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस टोटल कितने हैं? ये हैं अराउंड 75. तो ऑलमोस्ट इसके लिए 2 से 3 वीडियो तो लगेंगे. चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा जब आप चैप्टर पढ़ चुके हैं.